हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन क्या होता है, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ नियम आपको याद रख लेने हैं, जिसमें पहला होता है बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब का मतलब होता है वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखेंगे। इसका अर्थ यह है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से ही हमेशा आपतित किया जाता है। यदि आपको यहाँ एक दर्पण दे रखा है तो हमेशा जो हम वस्तु रख रहे हैं वह इस तरफ रखेंगे और प्रकाश की किरणों को यहाँ से आपतित कर रहे होंगे। कभी भी वस्तु को दर्पण के पीछे नहीं रखा जाएगा और प्रकाश किरण इस दिशा में आपतित नहीं कराया जाएगा। तो यह पहला नियम पूरा हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जैसे कि हम की संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा से जितनी भी माप हम करते हैं पॉइंट 0 से करके बताते हैं। उसी तरीके से यहाँ दर्पण के लिए भी जो दर्पण का ध्रुव होता है वही उसके लिए मूल बिंदु का कार्य करता है। तो जितनी भी दूरियाँ हम इनके नाप करके बताएंगे वह सभी दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट होता है मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। तो यह हो गया हमारा मूल बिंदु। यदि हम चित्र में देखें तो यह मूल बिंदु दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट होता है कि मूल बिंदु के दाईं ओर का मतलब है प्लस x अक्ष के अनुदिश जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी, जो भी दूरियां हम इस दिशा में नाप रहे होंगे वह सभी धनात्मक होंगी। और मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस x अक्ष की दिशा में जितनी भी दूरियां हम नाप करके बता रहे होंगे वह सभी ऋणात्मक मानी जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। यह हो गया हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के लंबवत यदि हम ऊपर की तरफ दूरियां माप करके बता रहे हैं तो वह धनात्मक मानी जाती हैं, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरियां नाप रहे हैं तो वह ऋणात्मक मानी जाती हैं। जैसे कि आप कार्तीय तल को पढ़ते हैं, एक होता है एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई और वाई अक्ष। तो एक्स पर धनात्मक मान होते हैं, एक्स डैश पर ऋणात्मक मान होते हैं, वाई पर धनात्मक मान होते हैं और वाई डैश पर ऋणात्मक मान होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ यह सिस्टम भी दिया गया होता है। तो यदि यह दर्पण दे रखा है mn जिसका ध्रुव p दे रखा है और यहाँ x डैश x से इसके मुख्य अक्ष को प्रदर्शित किया गया है, तो यदि एक वस्तु a b इस पर लंबवत ऊपर की तरफ रखी गई है, ऊंचाई ऊपर की ओर है, तो इसे धनात्मक नाप करके बताएंगे। यदि कोई वस्तु इस पर लंबवत नीचे की दिशा में रखी गई है तो उसकी ऊंचाई को हम नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा में नाप करके बताएंगे। आपतित प्रकाश की जो दिशा होती है वह सदैव दर्पण की ओर ही होती है। जो वस्तु रखी जाती है वह हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और इससे प्रकाश जो डाला जाता है वह बाईं दिशा से ही डाला जाता है। साथ ही जितनी भी दूरियां हम एक्स अक्ष की दिशा में दाईं ओर की दिशा में नाप करके बताएंगे वह धनात्मक लेते हैं और बाईं ओर की दूरियों को हम ऋणात्मक मान करके चलते हैं। यहाँ जो दर्पण का ध्रुव होता है वह इसके मूल बिंदु की तरह कार्यरत होता है। इसके साथ ही इसमें कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं कि जो बिंब की दूरी होती है, अब क्योंकि वस्तु को सदैव हम दाईं ओर बाईं ओर ही रख रहे हैं, दर्पण के बाईं ओर ही हमेशा वस्तुओं को रखा जाता है और इस तरफ की दूरियों को सदैव ऋणात्मक कहेंगे। इसीलिए जो बिंब की दूरियां होती हैं वह हमेशा ऋणात्मक होती हैं। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जैसे कि अब आपको यहाँ दिखाया गया है, ये अवतल दर्पण है, इसका जो फोकस होगा वह इस दिशा में स्थित होगा और जब फोकस यहाँ बाईं ओर स्थित है तो इसीलिए इसकी फोकस दूरी को भी हम माइनस में ही नाप करके बताएंगे। जबकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी की बात करें तो जो अवतल दर्पण होता है वह इस दिशा में बनाया जाता है, इस तरीके से। तो वह उसका यदि हम केंद्र देखेंगे तो वह दर्पण के ध्रुव से इस ओर दिशा में स्थित होगा, दाईं ओर की दिशा में स्थित होगा। इसीलिए उसकी जो फोकस दूरी का मान है वह हम हमेशा धनात्मक नाप करके बताते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी अब तक हमने यहाँ पढ़ी है उसी से रिलेटेड ही पेज नंबर 185 पर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो उन्हीं से रिलेट करते हैं जितना आप अब तक पढ़ करके आए हैं। तो उन क्वेश्चनों के भी आंसर हम यहाँ समझ लें कैसे आपको दे लेने हैं। पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बताइए। तो मुख्य फोकस की परिभाषा आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम रिवीजन कर लें। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं वही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्योंकि हमने अपने नियमों में भी पढ़ा, यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डाली जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस पर इकट्ठी होती है। तो इसीलिए हम डेफिनेशन भी उसी नियम के अनुसार ही बना सकते हैं कि यदि हमें कोई अवतल दर्पण दे रखा है तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जा रही होंगी, जिस बिंदु पर आकर के मिल रही होंगी, वही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। तो डायग्रामेटिकली भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ बिंदु F से हम दर्पण के मुख्य फोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा। हम रिलेशन भी पढ़ चुके हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो जब हमें वक्रता त्रिज्या का मान 20 दे रखा है तो उसका आधा कर लेने पर हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो यदि आप नियमों को थोड़ा रिवाइज करें तो उत्तल दर्पणों में तो हमेशा हमें प्रतिबिंब छोटे ही मिल रहे थे, कभी बड़ा नहीं मिला था। तो इसीलिए उस दर्पण का नाम जो बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बना सके वह अवतल दर्पण ही हो सकता है। सीधा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण में भी बन जाता है, लेकिन सीधा और छोटा बनता है। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब तो केवल अवतल दर्पण से ही बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हम उत्तल दर्पणों को ही इन दर्पणों के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं। तो अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताया गया था। उत्तल दर्पणों के प्रयोग में हमने वहाँ आपको बताया था कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है, एक तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वस्तुएं जो पीछे से आ रही हैं उन्हें देख करके कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है, जो जैसी वस्तु आ रही है वैसी ही हमें दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट हो गया, क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं इसीलिए। दूसरा होता है, ये छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। जब छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाएंगे तो जो इनका दृष्टि क्षेत्र होगा वह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब यह छोटे से हिस्से में ही, छोटे से शीशे में ही हमें बना करके प्रदर्शित करने लगेंगे। तो इसीलिए बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बना सकते हैं यह उत्तल दर्पण हमें। इसीलिए ही इन दोनों कारणों से उत्तल दर्पणों को पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ये पेज नंबर 185 वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का डेरिवेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है, पुरानी बुक्स में हुआ करता था इनका डेरिवेशन, लेकिन जब से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यहाँ लगी हैं तब से ये डेरिवेशन यहाँ से हटा दिया गया है। केवल इनके बीच में हमें संबंध पढ़ना है, यू वी तथा एफ में संबंध। यू प्रदर्शित करते हैं प्रतिबिंब वस्तु की दूरी को, वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है दर्पण के ध्रुव से। वी प्रदर्शित करते हैं प्रतिबिंब की दूरी को, और एफ प्रदर्शित करते हैं फोकस दूरी को। इन तीनों में एक संबंध होता है, 1/v प्लस 1/u का मान बराबर होता है 1/f के, जहाँ सभी बताए गए हैं क्या क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है आवर्धन, मैग्निफिकेंस क्या होता है। आवर्धन गोलीय दर्पणों द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार होता है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित हो गया है। आवर्धन हमें बताते हैं कि जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह बिंब के कितने गुना बन रहा है। 1.5 गुना बन रहा है, 2 गुना बन रहा है, 1 गुना बन रहा है, 1/3 बन रहा है, 2/3 बन रहा है, कितने गुना वह हमें प्राप्त हो रहा है बिंब के आकार के। तो आवर्धन वही आपेक्षिक विस्तार होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा में कितना गुना बड़ा बन रहा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में हम व्यक्त करके बता सकते हैं। फॉर्मूला होता है m प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई के रेस्पेक्ट में प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें कितनी प्राप्त हो रही है वही हमें आवर्धन को डिफाइन करके बताते हैं। साथ ही आवर्धन का वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी एक संबंध होता है। m बराबर होता है -v/u के, और एक पीछे फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं hi/ho। तो यहाँ कुल मिलाकर के 2 फॉर्मूले हो जाते हैं आवर्धन के लिए, m hi/ho = -v/u। यहाँ साथ ही हम कुछ नोट पॉइंट और पढ़ेंगे। यदि हमें कोई भी
दर्पण दे रखा है उसके आवर्धन के संबंध में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, साथ ही आवर्धन दिया गया है तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति या स्थिति के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला पढ़ेंगे, यदि आपका आंसर m का मान ऋणात्मक आ रहा है, आवर्धन का मान आपको ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। और यदि m का मान धनात्मक मिल रहा है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है वह दर्पण के बाईं दिशा में बाईं ओर बन रहा होगा, और प्रतिबिंब आभासी बनने का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे या दर्पण के दाईं ओर बन रहा होगा। साथ ही एक नोट पॉइंट और भी दूसरा तरीका यह है कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में बराबर है, तब m का मान 1 के बराबर होगा। यदि हम इन दोनों मानों को बराबर रख लेते हैं तो हल करने पर m का मान 1 मिलेगा। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में m का मान 1 के बराबर मिल रहा है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, अब यदि हम ऊपर बड़ा मान रखेंगे नीचे छोटा मान रखेंगे तो भाग करने पर 1 से बड़ा आंसर आने वाला है। इसीलिए जब HI का मान HO से बड़ा होता है तो m का मान 1 से बड़ा कहा जाएगा। इसका मतलब है प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि HI का मान HO से छोटा है अर्थात प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा है। अब प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वस्तु का आकार बड़ा है, छोटे मान में बड़े मान से भाग करेंगे तो आंसर में हमें 1 से छोटा मान मिलने वाला है। इसीलिए प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा बनता है। साथ ही समतल दर्पणों से रिलेशन भी यहाँ होता है आवर्धन का, ये फिक्स होता है। समतल दर्पणों के लिए आवर्धन का मान सदैव +1 ही हमें लेना होता है। +1 क्या प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले तो चिन्ह को पढ़ लें। तो अभी हमने यहाँ चिन्ह के बारे में पढ़ा था कि यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो यहाँ पर भी हम यही लिख करके बताएंगे कि जो प्लस चिन्ह है वह आभासी प्रतिबिंब को दर्शा रही हैं। साथ ही यहाँ मान 1 दे रखा है और हमने पढ़ा था अभी यदि m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ 1 दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। उसका मतलब है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं तथा आकार में बिंब के आकार के ही बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि m का मान धनात्मक होने के साथ साथ उसके आवर्धन का मान 1 से छोटा है तो हम कह सकते हैं यह दर्पण उत्तल ही होने वाला है। आप निश्चित रूप से बता पाएंगे यदि m का मान आपने धनात्मक और छोटा 1 से प्राप्त कर लिया है तो वह दर्पण आप उत्तल दर्पण ही लिख करके बताएंगे। साथ ही यदि m का मान धनात्मक और साथ में उसका आवर्धन 1 से बड़ा मिल रहा है, ये सारे नोट पॉइंट्स हम थ्योरी से ही निकाल करके लाए हैं क्योंकि हमने उत्तल दर्पणों के लिए पढ़ा था। उत्तल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं तथा आकार में छोटे होते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है धनात्मक और 1 से छोटा। जबकि अवतल दर्पणों में हमने 2 स्थितियाँ पढ़ी थी। कुछ स्थितियों में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, माइनस वाले वास्तविक बता रहे हैं। उत्तल में तो कभी वास्तविक आता ही नहीं है। तो जहाँ पर भी m का मान ऋणात्मक है वहाँ तो अवतल होगा ही दर्पण। इसी के साथ एक केस में हमने अवतल दर्पण में यह भी पढ़ा था कि एक स्थिति में इनका जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी बनता है तथा आकार में बड़ा बनता है। तो जब भी आभासी के साथ बड़े प्रतिबिंब बन रहे होंगे तब भी दर्पण अवतल ही होगा, लेकिन यदि आभासी के साथ छोटे प्रतिबिंब बन रहे हैं तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इस तरीके से ये आवर्धन से रिलेटेड हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आने वाले नोट पॉइंट थे वो भी हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। अभी जो हमने यहाँ पीछे दर्पण सूत्र आपको पढ़ाया था इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं और एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।